दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मन्नू भंडारी जी के उपन्यास आपका बंटी की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, उपन्यास के आरंभ में जिन लोगों ने ये उपन्यास पढ़ा है उन्होंने देखा होगा जन्मपत्री बंटी की, इस नाम से मन्नू भंडारी जी का वक्तव्य है और उसके बाद उपन्यास का आरंभ किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। मन्नू भंडारी जी का वक्तव्य है। वह बांकुरा की एक सांझ थी। अचानक ही पी का फ़ोन आया। तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसी भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। मैं उस ज़रूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवासी में पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा। अब से वो यहीं रहेगा। और फिर वे देर तक बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उसकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में एक दो बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहाँ से भी उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ भी जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिन के लिए वहीं रहे। लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के ना जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका, लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाचौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नज़रों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट, टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस वातावरण के दम घोंटू तनाव में वहाँ फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं 2-1 घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, और वह यह कि सभी फालतू, गैर ज़रूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा विगलित और
उच्छ्वसित ही किया था। लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्री यात्रा में किसी अकेले असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काट कर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरतचंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। बंटी की तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आया। मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिस्ता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से दृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में, मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। इसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को ना स्वीकार कर सकी, ना ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखक की यह समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं।
बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की ही रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, ये था मन्नू भंडारी जी का वक्तव्य। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।